हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यार एग्जाम पर। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, जिसके अंदर हमने पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से धातुएं पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब आगे जो टॉपिक हम मतलब चैप्टर, आपका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर भी आ चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक कोई भी मेटल होगी, उसको किसी मेटल के अदर साल्ट में सॉल्यूशन में डुबो दो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया आपका ब्लू कलर का, ये सॉलिड थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, विस्थापन अभिक्रिया। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो इस सॉल्यूशन में से कम अभिक्रिया धातु को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, फेरस सल्फेट का। ठीक है, और कॉपर आपका मतलब किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बाहर। ये आपका सॉल्यूशन में इसमें बता रखा है। अब आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। जैसे आप इसमें डायग्राम देखो ना, इसमें आगे आप देख लो द रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। भाई पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सक्रियता श्रेणी किसके बिहाफ पे दी गई है। वाटर के साथ रिएक्शन जो करवाई गई थी उसके बिहाफ पे आपकी क्या दी गई थी, सक्रियता श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट पेपर में आपसे 2 नंबर में पूछ बनवा सकता है ये सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज। की देख लेना भाई हिंदी में। अब आपको सिर्फ इसका पैटर्न देखना, पैटर्न याद करना आपको। सिर्फ डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, डेफिनेशन याद कर लेना। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसको किसके बिहाफ पे दिया गया था। रिएक्शंस किसके साथ रिएक्शन है, जब पानी के साथ वाटर के साथ अभिक्रिया की ना, यानी केमिकली बिहाफ के ऊपर इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में ऊपर दिया गया था, पानी के जल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सी मेटल थी, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपकी जिंक, Fe आयरन, और Fe के बाद था आपका Pb था। और यहां पर एक नॉन मेटल आएगी, ठीक है, फिर Cu, Hg, Ag और Au। देखो सबसे पहले कौन सी मेटल आएगी, ये देखो, याद करना तरीका देखो। ठंडा जल था, गर्म जल, भाप के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करेंगी वाटर के साथ, जल के साथ। ऐसे ही था पैटर्न आपका, यानी सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड। यानी आपको बाद में याद रखना, जैसे एल्यूमिनियम के बाद क्या है आपका, जिंक है, आयरन है, लेड है। ठीक है, ये मतलब 3-4 बार आप जब इसकी प्रैक्टिस करो ना, आपको ये याद हो जाएगा। और बीच में एक नॉन मेटल आएगी, हाइड्रोजन। ये मर्क्यूरी है, कॉपर, मर्क्यूरी ग्रुप साथ में ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, इनका ग्रुप साथ में एक ग्रुप ये है। 3 ग्रुप है इसमें, एक ग्रुप ऊपर वाला है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, ये ग्रुप क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जब आप देखोगे ना डायग्राम, मतलब इसका जब आप डायग्राम देखोगे ना, क्या एरो लगा रखी हूं, लगा रखी है एरो, लेकिन इसका नाम आप लेना चाहते लिख लियो भाई, पोटासियम है ये। ठीक है, और आखिर में क्या आपकी दिख रहा होगा, ये गोल्ड है ये। ठीक है, इसका मतलब ऐसे पैटर्न दे रखा है, यूं एरो लगा रखी है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। फिर मतलब इसके बाद रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है ना। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी थी, यही तो थी, मतलब जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील थी वो धातु यही तो है सबसे ज्यादा। तो ये 1 2 3 4। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी सक्रियता श्रेणी क्या हो रही है, इन मेटल्स की घट रही है। क्यों घट रही है, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ इनकी जो रिएक्शन वो कम थी। जैसे इनका ऑक्साइड बना था ना, ये पानी बिल्कुल घुल चुकी थी, और ये सबसे, जब ये नीचे आएगी बिल्कुल, तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। इस प्रकार से आपकी क्या है, ये मतलब रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता रखी है। तो आप ये आसानी से कर लोगे। आगे टॉपिक है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। किस प्रकार से धातु या धातु से अभिक्रिया
करती है। तो इसकी ये भी यू का यूं क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, कि धातुएं किस प्रकार से अधातु के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अब एक टेबल देखोगे ना, उसको अब नौवीं कक्षा के अंदर पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा था, जिसमें के एल एम एन दी थी। बोर मॉडल ने शेल दी थी ना, नंबर ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन में फुली फिल्ड हुए थे। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 इसमें आएंगे। सबको पता है भाई के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं। तो ये फुली फिल्ड, इसलिए ये नोबल गैस होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी की सारी जो 8 गैसें हैं, ये सारी की सारी नोबल गैस होती हैं। कैसी गैस होती हैं, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस। यानी ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेंगे आपकी, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उनके साथ किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका जो सेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगी ना ही लेंगी। इट डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन, यही कारण है। ठीक है, ये नोबल गैस होती है। लेकिन जो मेटल्स की देखोगे ना ऑर्बिटल, ये कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और नॉन मेटल्स की देखोगे तो आपको उसमें क्या दिखेंगी, आखिरी में सेल अनफिल्ड दिखेगा, मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं यहीं पे आप रिएक्शन की बात कर लें, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं मेटल ले लेता हूँ, सोडियम ले ली मैंने, सोडियम एन से सिंबल होता है, और मैंने नॉन मेटल ले ली क्लोरीन, इसका सिंबल है Cl। ठीक है, अब सबको पता है भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। इस 11 का मतलब क्या भाई, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्या, यहीं पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। सबको सेल का पता है किस प्रकार होता है, न्यूक्लियस होता है एटम का, और उसके बाहर क्या होती है, सेल होती है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और सेल में क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मॉडल होता है, किसके द्वारा दिया गया था, ये बोर्न के द्वारा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एटॉमिक नंबर की किसकी बात कर लेता हूँ, क्लोरीन का कितना होता है, 17। 17 मतलब क्या है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या इसमें प्रोटॉन है। सही बात है ये। अब देखो अपना मेन मकसद है, इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन को किसमें फिल करेंगे, के एल एम एन में देखेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है 11 इलेक्ट्रॉन को फुल्ली फिल करना है ना, तो 11 देखोगे। के में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन है, 2। के कितने आएंगे, के में इलेक्ट्रॉन है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। अब एल में कितने आते हैं, 8। कितने हो गए हैं, 2 8 10, एक और रह गया, तो एक आ गया किसमें, एम। तो एन की आपको जरूरत नहीं पड़ी। सात कितने हो गए टोटल है, 2 8 7। अब ध्यान से देखो, अब इस ये 2 काम कर सकता है भाई, कोई भी आपका एटम है ना, एलिमेंट है, 2 काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या वो लेगा। चाहे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लाभ हो सकता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, या फिर हानि। 2 ही काम हो सकते हैं। मैं आपको यहीं पे पहले बता देता हूं, नॉन मेटल जो भी होगी किसको छोड़ के, सिर्फ हाइड्रोजन है। मेटल क्या करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अक्सर H पॉजिटिव। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ले लेती हैं, इसलिए 2, तो H पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। और मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, धातु इलेक्ट्रॉन की हानि। अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, उसके बराबर मैच करना। मतलब
अब इसको दो काम कर सकता है, देखो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो ये m खत्म हो जाएगी सेल, और कितने बच जाएंगे आखिरी सेल में, इलेक्ट्रॉन है 8, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। या फिर क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या धातु के लिए क्या आसान है, सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना या 7 लेना, क्या आसान इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना। इसलिए मेटल्स क्या करते हैं हमेशा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 8, यानी इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। और प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में, 11। कितने ज्यादा है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव। हमेशा भाई, समझाई बात, हमेशा क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। इसमें देखो अब यही काम यहाँ पे है, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, भाई 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खत्म हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन लेके एम स्टेबल हो जाए। क्या आसान है नॉन मेटल के लिए, क्या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन लेना, तो क्या आसान है इसके लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 8 7 की जगह कितने हो गए, 8। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 18। और प्रोटॉन कितने थे, 17। कितने कम है, प्रो इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, 1, इसलिए क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, और क्या बनाता है ये, एनायन यानी ऋणायन। इस प्रकार से क्या आते हैं, चार्ज आते हैं, आवेश आते हैं। समझ में आई इतनी बात। अब ये लिखने के बाद अब रिएक्शन आगे दिखाओगे, आगे कैसे दिखाओगे, देखो अब आगे जैसे इसमें दे रखा ना आपके बुक में भी, तो कैसे दिखाओगे उसको, देखो भाई सोडियम था, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1, थे इतने इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा या लिया, देखो भाई 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया या ले लिया, बताओ मेरे को बताओ। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है या छोड़ा है, तो आप क्या कहोगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन सर छोड़ा है, ठीक है। तो कितने थे इलेक्ट्रॉन, 11 थे ना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो प्रोटॉन, देखो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, तो कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, 10। और प्रोटॉन कितने ज्यादा है, 1, इसलिए इस पे पॉजिटिव। समझ में आई बात। अब आगे देखो क्लोरीन के लिए, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के पास कितने थे, 2 8 7। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, और 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके, तो नेगेटिव चार्ज है ना फालतू, एक ज्यादा है, सीएल पे एक नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 8 8 18। समझ में बात आई इतनी। अब जब अब नेक्स्ट देखोगे ना, जब अभी रिएक्शन देखोगे आप इसकी, तो ये जो जुड़े हैं ना अभी ये, भाई ये देखोगे ना, जब ये किस प्रकार से, इतना तो लिख दिया भाई, कैटायन ये कैटायन है और ये एनायन बनाता है नॉन मेटल, ठीक है। जब आप रिएक्शन दिखाओगे ना, तो कैसे दिखाओगे इसको, किस मतलब किस प्रकार से दिखोगे, ध्यान से देखना। अब भाई देखो, सोडियम की आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगी, आखिरी सेल से, तो सोडियम के आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आखिर में, 7। क्लोरीन पे, सोडियम पे 1 था, क्लोरीन पे 7 है। अब सेम सिंबल दिखाना, अलग सिंबल, 1 2 3 4 5 6 7 है भाई, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी ना। अब ये देखो, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, मतलब सीधी सी बात है, दिया है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, Na पे तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक छोड़ दिया, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो चुकी है। और क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसलिए एक नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो चुकी है, और कंपाउंड बन गया हमारे पास NaCl। इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते, धातु और धातु अभिक्रिया करते, और ये क्या बन गया अपने पास, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक क्यों होता है, क्योंकि किससे मिलकर बना है ये, आयन से, आयन दो है, कैटायन से और
एनायन से मिलके बना है, यानी धनायन से और ऋण आयन से मिलके बना है, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। समझ में आई बात इतनी। इसी प्रकार से किसका बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसे अगर मैं आपको मतलब जल्दी जल्दी मैं आपको करवाऊं तो समझा मैंने आपको ये दिया है, आप कहाँ मतलब उसमें कहाँ आपको डाउट आएगा, जब वो दो दिखोगे, आप क्या दो दिखोगे, मैग्नीशियम सॉरी क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ठीक है, तो 2 8। समझ में आई बात। इसी प्रकार क्लोरीन का तो सेम ही है, 2 8 7। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना क्लोरीन ने, तो 2 8 8। अब बात आ गई जी, इनसे जो कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg पर 2 पॉजिटिव, डायरेक्ट आप नौवीं कक्षा में सीख के आए थे ना, नौवीं क्लास में चार्ज था जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पे कैसे हुआ भाई, हमारे पास मैग्नीशियम था मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन आखिर में, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या लेके आएंगे, क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इसलिए 2 क्लोरीन दिख रहे हैं ना आपको, तो एक और क्लोरीन आएगा, क्योंकि उसमें तो फुल्ली फिल हो चुके हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो भाई 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो चुके हैं, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव बढ़ चुके हैं फिर क्लोरीन के ऊपर, और क्या कंपाउंड बनेगा, MgCl2 सॉरी। समझ में आई बात। क्यों यहाँ पे 2 मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बड़े नहीं है भाई। कैसे लिखते थे हम ये चार्ज है, इसका मतलब क्या है, दो देखो मैग्नीशियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 ही प्रोटॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, प्रोटॉन कितने ज्यादा हैं, 2, तो 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम तो एक ही था, लेकिन देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्लोरीन पे 17 ही इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे। अब कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1, तो कितने प्रोटॉन हैं, 17, कितने ज्यादा हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ आई बात, 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कितने क्लोरीन लेके आने पड़े हमें यहाँ पे कितने क्लोरीन लेके आने पड़े, 2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लगेगा, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड आपका बन जाता है। ये थी आपकी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस। अब आगे जो दे रखी हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों की गुणधर्म, ठीक है, बहुत ही आसान सी है, ठीक है, आप आसानी से जब पढ़ लोगे, 4 प्रॉपर्टी है, आप आसानी से पढ़ोगे, आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे आप एक इनकी टेबल देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की टेबल देखोगे, एक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में एक्टिविटी 3.13 में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसकी, हेडिंग क्या अपनी अपनी अलग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते, देखो पढ़ देते हैं आपके लिए। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग force of attraction between the positive and negative ion. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Melting and boiling point is very high. This is because considerable amount of energy required to break the strong inter-ionic ionic attraction solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. समझो। समझो भाई पहला पॉइंट क्या है, भाई पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल नेचर। भाई भौतिक रूप से कैसी है प्रकृति देखे तो, भाई जब देखोगे ना, जैसे सोडियम क्लोराइड बना था NaCl, समझो इस पॉइंट को, सोडियम क्लोराइड बना था अपने पास,
अब जब आप सोडियम क्लोराइड को देखोगे ना, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या है, इंक डाल लेते हैं भाई। सोडियम क्लोराइड के अंदर देखो, हम पीछे पढ़ के आए थे भाई, Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, और जब इन दोनों के आपस में क्या हुई थी, रिएक्शन से कंपाउंड बना था। कब बना था, एक्सचेंज ऑफ आयन से बना ना। एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए हमको। भाई देखो, आयनिक कंपाउंड की क्या खास बात है, ये हमेशा आयन आपस में क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ ना भाई, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उसने लिए इलेक्ट्रॉन, तो आयन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, क्लोरीन ने तो आयन लिए, इसलिए मतलब आप कह सकते इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए एनायन ऋणायन हो गया, क्योंकि लिया ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋण आ गया। इसने दिया, इसके पास ज्यादा था, इसने तो दे दिया, इसलिए पॉजिटिव था, इसलिए कैटायन है ये। क्योंकि आप पढ़ के आए हैं नौवीं क्लास के अंदर कि आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता भाई उनमें बोलते क्या है, उनसे जो कंपाउंड बनेंगे। देखो ये एलिमेंट तो दोनों के दोनों आपके क्या है, एलिमेंट हैं, और एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक है, तत्व बनते हैं। अब देखो भाई, Na पॉजिटिव एनायन है और ये Cl नेगेटिव कैटायन है, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, परबल आयनिक बल है। आप ऐसे बोल सकते हो, परबल आयनिक बल है, किसके बीच में, आयंस के बीच में। किसके बीच में, आयन। आयन कौन कौन से, कैटायन और एनायन, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं भैया। और थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक, टूट जाते हैं। पहला पॉइंट ये था आपका। सेकंड पॉइंट पे क्या कहा, अब देखो अगर ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मान लो भाई कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन आयंस, बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एंड आयन। अब सेकंड पॉइंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु आयनिक यौगिक का बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो अब इनके बीच में क्या होता है, इनको तोड़ने के लिए देखो, अब पॉजिटिव था और नेगेटिव आयन था, इनको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी मतलब ऊर्जा अगर ज्यादा चाहिए तो इसका सीधी सी बात यही है, एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात यही है। ठीक है, अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो किसके लिए, किसके बिहाफ पे था, देखते हैं आगे। अब देखो इनका आयनिक कंपाउंड आप पेपर में आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, राइट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, विद्युत संयोजी आबंध। दूसरा नाम अगर इसका बात करें हम आयनिक कंपाउंड का, दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान रखना मैं दूसरा नाम इसका, विद्युत संयोजी आबंध। विद्युत संयोजी आबंध क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब देखो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl एक साधारण नमक का फॉर्मूला है, आप पानी के अंदर घोलोगे ना तो आसानी से क्या होता है, सोल्यूबल होता है, घुल जाता है। यानी सीधी सी बात है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन बट ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनके अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, अघुलनशील होते हैं। मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये समझ में आई बात। अब जो नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना ध्यान से देखो। अब देखो नाम में आया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब बात आई इनकी सोल्यूबिलिटी, वो सोल्यूबिलिटी थर्ड पॉइंट किस पे था, सोल्यूबिलिटी। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन कैरोसिन ऑयल, लिख सकते हो घुलनशीलता पे। फोर्थ पॉइंट जो आया आपका वो क्या आया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं? तो आप क्या लिखोगे, यस होते हैं, बट कंडीशन है कब होंगे, जब किस स्टेट में होंगे, ये मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वस फॉर्म बोल रहे हैं, लिक्विड स्टेट बोल लो। अगर देखो ध्यान देखना, अगर मैं सोडियम क्लोराइड के ब्रैकेट में लिखता हूं S और एक मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड की ब्रैकेट में क्या AQ, दोनों में क्या फर्क है, इसका फर्क क्या है, समझो इसका फर्क है। इसका मतलब क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड आपका ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में है तो आयन में क्या टूटेगा, तो आयन में तो ये नहीं टूटेगा, इसलिए अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, सुचालक नहीं होगा विद्युत का, कौन सॉलिड फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड है तो। लेकिन एक का इसको ब्राइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर पानी के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड नमक घोल रखा है तो उसको ब्राइन भी बोलते हैं। अगर ये पानी के अंदर घोल रखा आपने, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील होते हैं। अगर ये जल में घुलते हैं, जैसे मान लो मैंने बीकर के अंदर वाटर थी, क्या डाल दिया NaCl, तो ये आयन में टूटेगा, जैसे जल में घुलते ही Na पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव। जैसे ही आयन में टूटा, इस आयन में टूटने के कारण ये इसको मोल्टन स्टेट बोल लो। मोल्टन का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा कम, बहुत ही कम, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में बोल लो। जैसे ही आयन में टूटा क्या बन गया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का सुचालक बन जाते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। ये थी भाई चार प्रॉपर्टी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर, कैसा होते हैं, हार्ड होते हैं, कारण स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। दूसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, गलनांक बहुत ज्यादा होगा, कारण इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, फिर ज्यादा होंगे। थर्ड पॉइंट सोल्यूबिलिटी यानी घुलनशीलता, क्या होते हैं पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल के अंदर कम घुलनशील, मतलब घुलनशील होते ही नहीं। और चौथा पॉइंट आपको आपकी शरीर के ऊपर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्वस फॉर्म में तो कंडक्शन होगा, मोल्टन स्टेट बोले, एक्वस फॉर्म बोले, गलित अवस्था बोले, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गलित अवस्था। अगर गलित अवस्था में होंगे या एक्वस फॉर्म में होंगे, घुलन जलीय होंगे, तो आपके विद्युत धारा के सुचालक होंगे। कारण क्यों होंगे, क्योंकि किस में टूट जाते हैं, आयंस में, ब्रेक डाउन इनटू आयंस, सो दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में होंगे, आयन में नहीं टूटेंगे और कंडक्टर नहीं होंगे किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अगर अब जो अगर नेक्स्ट पार्ट है आपका वो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हम पूरा मतलब मेटल्स को किस प्रकार से प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, अशुद्धियों में से किस प्रकार निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।